बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th के इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का एक और पोएम जिसका नाम है द सोल्जर। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलेगा यहाँ पर आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि द सोल्जर जो है ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। वो खुद एक सोल्जर हैं। 1914 से 1918 ईस्वी तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें ये एक सैनिक के तौर पे थे इंग्लैंड के। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रूपर्ट ब्रूक 1887 एंड 1950। 1887 में ये पैदा हुए। वॉज बॉर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915। युद्ध के समय 1914 से 18 चला था, उसी दौरान ये पैदा हुए थे। वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। कैसे पैदा हुए? वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में पैदा हुए थे, एक अच्छे एकेडमिक फैमिली में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उसके पिता क्या थे? हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक कब पैदा हुए, या द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है, वार पोएट कौन है। तो रूपर्ट ब्रूक को ही वार पोएट कहा जाता है। यह वार पोएट हैं आपके। तो आगे कह रहा है कि वह रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक उसी रग्बी स्कूल में पढ़े। वर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक यहीं पर पढ़े। W.B. Yeats खुद एक पोइट हैं। द फेमस पोइट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। जो W.B. Yeats हैं इसने खुद कहा है, द फेमस पोइट हैं, उस समय कहा है कि वो इंग्लैंड के सबसे हैंडसम यंग मैन थे। किसके बारे में? रूपर्ट ब्रूक के बारे में। तो चलिए आगे देखा जाए। तो ये भी पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक को किसने सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा है इंग्लैंड का, या फिर W.B. Yeats ने रूपर्ट ब्रूक के बारे में क्या कहा। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द myth of a young and beautiful fallen warrior। तो इवेंचुअली का मीनिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा। इवेंचुअली का मीनिंग होता था अंततः। कह रहा ही एज्यूम्ड, उसने एज्यूम किया, कल्पना किया, अब सिंबॉलिक रोल द इवेंट दैट इवेंचुअली टर्न, जो अंततः मुड़ गया किसके में? इनटू द मीथ ऑफ अ यंग। किसके बारे में? मीथ का मानी हो जाता है काल्पनिक कथा, पौराणिक कथा। यंग की पौराणिक या काल्पनिक पुरानी जो कथा होती है इसके बारे में। एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, और एक सुंदर फॉलन वॉरियर। वॉरियर का मानी होता है योद्धा, और फॉलन वॉरियर मतलब कि जो योद्धा किसी युद्ध में मारे गए उसी को फॉलन वॉरियर कहा जाता है। तो उसके बारे में इसका कवि जो है टर्न हो गया, मतलब कि रूपर्ट ब्रूक खुद उस तरह के योद्धा थे जो युद्ध में मारे गए। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23 1950। इन 1950 में एक कब मरे? 1915 में, 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। किस बीमारी से? सेप्टिसेमिया, एक रक्त संबंधित बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जो जीवाणु जनित है, उससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तो उसी से मरे। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि रूपर्ट ब्रूक किस बीमारी से मरे। तो सेप्टिसीमिया। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गावीपोली। तो क्या करेंगे? कहाँ मरे? आइलैंड में। किस आइलैंड में? लेमनस के इस आइलैंड में जो इंडियन में है। और उस किस रास्ता में? वो बैटल, गावीपोली के बैटल में जा रहे थे। उस गावीपोली में जो बैटल में युद्ध के दौरान ही मारे गए। गावीपोली में जो लेमन्स आइलैंड है उसके एजियन में जो है उसमें, मतलब कि आइलैंड ऑफ लेमन्स इन द एजियन एट गावीपोली। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। तो ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से वार पोएट है, या रूपर्ट ब्रूक क्या है। तो वार पोएट। तो कह रहा ब्रूक इज रिमेम्बर, ब्रूक याद किए जाते हैं एज अ वार पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अर्ली फेज 1914 से 15 में इनकी मृत्यु ही हो गई, डेट कर गए। तो कह रहा है, आगे कहा जा रहा है कि ही रिमेम्बर एज अ वार पोएट हु इंस्पायर्ड, जो इंस्पायर्ड हुए किसको लेकर के, किससे लेकर प्रेरित हुए। इंस्पायर्ड का मानी होता है प्रेरित। लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मानी होता है देशभक्ति। क्या? देशभक्ति।
पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। हु इंस्पायर्ड, जो प्रेरित हुए, इन द पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के लिए, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में, मतलब शुरुआती फेज में क्या हुए, ये देशभक्ति के लिए प्रेरित हुए, उत्प्रेरित हुए। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 war sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। कह रहा है कि हिज रेपुटेशन, उसका जो रेपुटेशन है, उसका जो शोहरत या प्रसिद्धि है, चीफली, मुख्यतः, रेस्ट है, कहाँ पर है, आराम कर रहा है, रेस्ट मतलब कि बरकरार है, ऑन 5 war sonnet, उनका जो 5 war sonnet है, युद्ध से संबंधित जो उनका सोनेट है। सोनेट किसे कहा जाता है, 14 लाइन के जो कविता होती है, 14 लाइन का जो पोएम होता है, उसको सोनेट कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, उसमें ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है। तो ऑन विच द सोल्जर इज अनडप्टेडली, उसमें से जो है, जो 5 war sonnet है, युद्ध से संबंधित जो उसका 14 लाइन का पोएम है, उसमें से क्या है, द सोल्जर इज अनडप्टेडली द बेस्ट, और उस 5 में से द सोल्जर जो है, यह बिना शक के सबसे क्या है, अच्छा है। अनडप्टेडली माने बिना शक के, इज द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड, एंथोलॉजाइज्ड का मीनिंग है साहित्य संग्रही, ये सब क्या है, सबसे अच्छा साहित्य संग्रही भी है। तो चलिए पोएम स्टार्ट किया जाए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। तो चलिए अब देखते हैं पोएम में क्या कह रहा है। ये एक क्या है, द सोल्जर भी, ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक सोनेट है, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो देखिए इसमें पहले आपको 8 लाइन मिलेगा, फिर 6 लाइन मिलेगा। तो 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, बाद के 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। तो कह रहा है, द सोल्जर डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड that is forever England, there shall be in that rich earth and richer dust concealed, and dust whom England bore, saved, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air। कह रहा, if I should die, अगर मुझे मरना चाहिए, ये कवि कह रहा है, अगर मुझे मरना चाहिए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये मेरे बारे में सिर्फ सोचो, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, अगर मैं दूसरे देशों के किसी कोने पे मरा, दूसरे देशों पे मरा, मतलब युद्ध के दौरान देश से बाहर होकर के युद्ध जो लड़ा जा रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मैं युद्ध के बाहर मरता हूँ, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी भूमि का जो थोड़ा सा कॉर्नर हो, थोड़ा सा भूमि, वहाँ अगर मरा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, दैट शैल बी, और वो क्या होगा, हमेशा के लिए वो भूमि जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, जहाँ पर उसको मुझे दफनाया जाएगा, जहाँ पर मैं मरूंगा, वो भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड, दैट इज फॉर, किसके लिए, हमेशा एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी, और वो होगा, इन दैट रिच अर्थ एंड रिचेज दस्ट कंसील्ड, कह रहा इन दैट रिच अर्थ, क्योंकि जो इंग्लैंड है, ये क्या कह रहा है, ये अपने आप अपने देश को बना रहा है कि रिच अर्थ है, अपने देश के बारे में, अपने देश की बड़ाई कर रहा है, अपने देश की अच्छाई बता रहा है कि इन दैट रिच अर्थ, कौन सा, इंग्लैंड जो है वो रिच अर्थ है, और रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, कॉन्सिल का माने होता है छिपा हुआ, कह रहा है उसी में जो उसकी जो डस्ट है, उसका जो गर्द गुबार है, वो क्या है, रिचर है, वो भी क्या है, धनी है। और डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वो डस्ट, वो गर्द गुबार जिसने इंग्लैंड को, होम इंग्लैंड बोर, जिसको पैदा किया, मतलब कवि को, रूपर्ट ब्रूक को पैदा किया, सेव्ड, उसको एक रूप दिया, मेड अवेयर, उसको जागरूक बनाया, गैव, मौका दिया, वंस हर फ्लावर टू लव, अपनी फूल दी, अपने यहाँ के वातावरण से फूल दिया जो उसको, जिससे वो प्यार कर सके, हर वेज टू रोम, और अपना रास्ता दिया भटकने के लिए, जिसमें वो टहल सके, भटक सके, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लैंड का शरीर है वो इंग्लिश आबो हवा में सांस लिया, बढ़ा पड़ा, मतलब ये कह रहा है कि ये जो मेरा शरीर है, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ, वहीं पे बढ़ा, वहीं सब चीज़ों के, मतलब कि वहाँ के आबो हवा में बढ़ा, तो इस वजह से मेरा शरीर अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी रहता, जहाँ मुझे दफनाया जाता है, क्रिश्चियन धर्म में क्या किया जाता है, जलाया न जाता, सबको दफनाया जाता है, तो दफनाया जाए मिट्टी के अंदर, तो वो जो भूमि है, वो कॉर्नर जो है, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो भूमि, मेरा जो शरीर है, वो हमेशा के लिए जो पला बढ़ा है, वो इंग्लिश एयर में, इंग्लिश डस्ट में, इंग्लिश फ्लावर को सुन करके, इंग्लिश वेज में भटक करके,
इंग्लिश आबो हवा का सांस लेकर के, इस वजह से वह भूमि क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे 6 लाइन में क्या कह रहा है। कह रहा वास बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वही उसी का लाइन है। कह रहा है कि वास बाय द रिवर, जिसको किसके द्वारा दिया गया, यहाँ की नदियों के द्वारा धोया गया, नदियों के द्वारा मतलब इसका भरण पोषण किया गया, पालन पोषण किया। ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और उसके घर के सन के द्वारा उसे क्या किया गया, ब्लेस किया गया है, आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वादित किया गया है। मतलब वहीं के आबो हवा में, वहीं के पानी से, वहीं के सूर्य की रोशनी से, सब चीज़ इनका वहीं से बढ़ा है, इस वजह से कहा जा रहा है। And think this hurt all evil said away, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. And think, और सोचिए, this heart, ये हृदय, all evil said away, और जो सभी दुष्ट है, बुराई है, होगा सेड अवे, क्या हो जाएगा, उस मतलब दूर चला जाएगा, उसका छाव जो है दूर, अवे बहाना भी होता है, बाहर जाना, सेड अवे, वो सभी बुराई जो है वो समाप्त हो जाएगा। पल्स इन द इटरनल माइंड, जो इसका जो नब्ज है, पल्स इन द इटरनल माइंड, इसके आंतरिक अविनाशी जो मस्तिष्क है, माइंड है, मन का जो पल्स है, नब्ज है, नो लेस, कोई कमी नहीं, गिव्स समवेयर बैक द थाउट्स, क्या होता है कुछ समय बाद क्या देता है, समवेयर बैक द थाउट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, और वो सोच देता, मतलब उसके दिमाग में जो भी सोच है, जो भी बुद्धि है, वो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, विचार दिया गया है, वो इंग्लैंड के द्वारा। हर साइट्स एंड साउंड्स, और उसका दृश्य, उसकी आवाज़, ड्रीम्स हैप्पी हर डे एज हर डे, और सपना है, खुशी, सब जो है दिनों का दिन उन्हीं के द्वारा, मतलब इंग्लैंड के द्वारा उनको दिया गया। मतलब कह रहा है कि इंग्लैंड के यहाँ पर ये पैट्रियोटिक पोएम है, एक तरह से अपने देश की बड़ाई कर रहा है, अपनी देशभक्ति को जता रहा है कि जैसा भी है वो सब चीज़ जो है, जो भी चीज़ उनको मिला है, सपना देखने की बात हो या उनका दृश्य जो इंग्लैंड का है, वहाँ की आवाज़ें, वहाँ का जो भी चीज़ है, आबो हवा, सब वहीं से इनको मिला। एंड लाफ्टर, और हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो दोस्तों की सीख, एंड जेंटलनेस, और दयालुता है, जो ये सारी चीज़ जो है सोचने के लिए कह रहा है कि ये कहाँ से मिला है हमको, इंग्लैंड से मिला। इसलिए अगर मैं फॉरेन कॉर्नर में मरूं युद्ध के दौरान, जैसा कि मरे बीमारी से मरे, मारे नहीं गए थे, सेप्टिसेमिया से, उसके बाद कर इसलिए जितना भी चीज़ है, इसलिए वो मिट्टी क्या होगा, मतलब कि ये मरने से कुछ ही दिन पहले लिखा गया है। इन हार्ट्स एट पीस, कह रहा है इसका जो हृदय है, जो शांति में है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इसलिए वो किसके अंदर होगा, जो इंग्लिश जन्नत है, स्वर्ग है, इंग्लिश हेवन, उसी के अंदर होगा। मतलब इसका शरीर जहाँ भी होगा, लेकिन वो किस हेवन के अंदर होगा, तो इंग्लिश हेवन के अंदर होगा। तो कुल मिलाकर के इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो है, जो 1887 में पैदा हुए, 1915 में मरे, जिनको वार पोइट कहा जाता है, उनके द्वारा इस पोएम में पैट्रियोटिक देशभक्ति को दिखाया गया और पूरे इंग्लैंड के बारे में बताया गया। और ये एक कैसा पोएम है, तो वार पोएट है, वार पोएम है, उसके साथ साथ ये एक सोनेट है, 14 लाइन के पोएम को सोनेट कहा जाता है, और उनके 5 सोनेट में ये सबसे बेस्ट सोनेट माना जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।